अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। बच्चों आप लोग कैसे हो? ठीक मैम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, पिछले लेक्चर्स में से आप लोगों ने कुछ देखा था? कुछ क्वेश्चन वगैरह करने हैं उसमें से? या आगे स्टार्ट कर लें? मैम आगे स्टार्ट कर दें। मैम सेकंड जनरेशन सिटी के डिसएडवांटेज का एक दफा रिपीट कर दें। किस चीज़ का? मैम सेकंड जनरेशन सिटी के डिसएडवांटेज का। ठीक है, ये इसको ना हम एंड पे एक दफ़ा रिव्यू करेंगे, तो उस टाइम फिर हम इसके आर्ट में देख लेंगे जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है। ओके मैम। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में सीटी का प्रोसेस पढ़ा था कि सीटी प्रोसेस होता किस तरह से है। उसमें हमने डाटा एक्विजिशन पढ़ी थी। याद है कुछ उसके बारे में, क्या होती है? यस मैम, क्या होता है डाटा एक्विजिशन? जिसमें हम डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। और वो हम किस तरह से करते हैं? मैम उसमें जो दो चीजें, जो एक्सरेस हम भेजते हैं उसमें गैंट्री होती है और पेशेंट टेबल होता है। उसमें ये नहीं, हम डाटा एक्वायर इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो एक्सरे की गैंट्री है उसके अंदर एक्सरे ट्यूब होती है, ठीक है, और डिटेक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू हम अपना डाटा एक्वायर करते हैं। सही है। उसके बाद अगले दो प्रोसेस ये था, पहला तो हो गया था कि हमने डाटा लेना था, उसके बाद सेकंड हमारे पास था कि हमने डाटा को प्रोसेस करना है। ठीक है, उसको हमने इमेज रिकंस्ट्रक्शन का नाम दिया था। सही है। उसके बाद जो हमारा जो थर्ड स्टेप था, जो फाइनल स्टेप था, वो था इमेज डिस्प्ले का, कि हमने उस डाटा को जो हमने पहले एक्वायर किया, फिर हमने उसको प्रोसेस किया, तो अब हमने उस डाटा को दिखाना किस तरह से है। ठीक है, याद है कुछ? 3 स्टेप्स थे। यस मैम। यस मैम। अब हमने डाटा एक्विजिशन हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी, अब हम जो है वो अगला स्टेप देखेंगे, उसमें इमेज रिकंस्ट्रक्शन और उसके बाद इमेज डिस्प्ले। इमेज रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है? किसी को आइडिया है क्या चीज़ है इमेज रिकंस्ट्रक्शन? मैम रॉ डाटा से इमेज डाटा में कन्वर्ट करेंगे तो उसे इमेज रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, कि किस तरह से डाटा जो प्रोसेस हुआ और फिर हम हाउसफील्ड यूनिट्स जो उसको असाइन करते हैं। बिल्कुल, वो हमारे पास जो सारा प्रोसेस होता है कि किस किस तरीके से वो होता है, इसके लिए हम डिफरेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी हम देखते हैं। और जो वो डाटा सारा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड और फाइनल स्टेप आता है वो हमारे पास इमेज डिस्प्ले का आता है। ठीक है। अच्छा, इमेज रिकंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय अ कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द डिटेक्टर्स टू क्रिएट अ सीटी इमेज। यानी जो हमारे पास डिटेक्टर से, जो हमने अपने एक्सरे ट्यूब के थ्रू जब हमने एक्सरेज भेजे, वो डिटेक्टर से जाके टकराए। ठीक है, डिटेक्टर्स ने सारा डाटा एक्वायर किया, तो उसके बाद जो हमारे पास उस डाटा को हम किस तरह से हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मैनिपुलेट करेगा और फिर हमारे पास इमेज बनाएगा, वो हमारे पास इमेज रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में हमारे पास 2 से 3 टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। ये हमने वैसे पहले लेक्चर्स में भी डिस्कस की हुई है। एल्गोरिदम क्या होता है? ठीक है, ये बेसिकली सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर में इनको परफॉर्म करना होता है, फिर जाके हमारे पास जो है वो अपना कोई ना कोई प्रोग्राम बनता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए बेसिकली हम यानी मैथ्स के जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम तो एक ये चीज होगी। उसके बाद हमारे पास आता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बेसिकली एक मैथमेटिकल टूल है। हमने इन सब की डिटेल्स में नहीं जाना क्योंकि हमारा काम नहीं है। ठीक है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है बेसिकली वो ये है कि वो ये भी मैथमेटिकल टूल है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर वगैरह इकट्ठे करके फिर हमारे पास इन्हीं एल्गोरिदम और ट्रांसफॉर्म को बेसिस बना के डिफरेंट से सॉफ्टवेयर हमारे पास डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, जो हमारे पास इमेज एनालिसिस में भी हेल्प करते हैं और इमेज की रिकंस्ट्रक्शन में भी हेल्प करते हैं। सही है। उसके बाद इंटरपोलेशन हमने पहले भी पढ़ा था। इंटरपोलेशन बता दो क्या होता है? मैम इसमें आपने ये बताया था कि दो जो नॉन वैल्यूज होंगी उसको देके हम जो है वो अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बेसिकली मैथमेटिकल प्रोसेस है सारा। ठीक है, इसमें ये नहीं किस तरह से हमारे पास जो नोन वैल्यूज होंगी, जिन वैल्यूज का हमें पता है, उनके दरमियान में से हमने अननोन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक रॉ डाटा है, काफी ढेर सारा डाटा इकट्ठा होकर आ गया है, उसके बीच में से हमने छोटा सा डाटा लेना है, हमने छोटा सा एक स्लाइस निकालना है अपने इमेज के लिए। ठीक है,
तो वो स्लाइस हमने किस तरह से निकालना है, वो प्रोसेस हमारा इंटरपोलेशन का है, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग मिसिंग डाटा, कि हमारे पास बड़ा सारा डाटा आ गया लेकिन वो हमारा जो छोटा, हमें एक छोटी सी स्लाइस चाहिए अपनी इमेज को देखने के लिए, तो वो हमारे पास मिसिंग है, तो उसको बनाने का जो प्रोसेस है वो इंटरपोलेशन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसमें हमारे पास जो कॉमन चीजें, यानी कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, उसके हार्डवेयर आ जाता है, ठीक है। हार्डवेयर जो चीजें, यानी जो डिस्प्ले जो हमें नजर आ रहा होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, फिजिकल चीजें जो होती हैं, जैसे कि उसका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड वगैरह और इस तरह की चीजें। और सॉफ्टवेयर जो है वो उसके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो। फिर हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू सबको पता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और सारा कुछ है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी है, ठीक है। हमारे जो सीटी और एमआरआई के सिस्टम है, इनके लिए कंप्यूटर मेमोरी बहुत ढेर सारी होती है, ठीक है, काफी ज्यादा होती है, क्योंकि इसका काम इसमें ये होता है कि इसमें डाटा स्टोर रखना है। फिर इसके अलावा हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगाते हैं, ठीक है। ये एक्सटर्नल होती हैं और ये डाटा आर्काइविंग के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। आर्काइविंग का मीन यही है कि स्टोरेज के लिए, एक लाइब्रेरी सी बन जाती है उसकी, ठीक है। ये थोड़ा छोटा सा इक्विपमेंट है जो हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, जो हमारा सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, ये भी हमने पहले डिस्कस किए हैं। रॉ डाटा कौन सा होता है, जो हमारे पास डिटेक्टर से कलेक्ट होता है, ठीक है। और इमेज डाटा, वो उसके रॉ डाटा के ऊपर हमारे पास कोई भी हार्मफुल यूनिट असाइन नहीं हुआ होता। उसके बाद हमारे पास इमेज डाटा आता है। इमेज डाटा वो होता है कि जिसको प्रोसेस कर लिया जाता है और उसको कोई ना कोई हार्मफुल यूनिट जो है वो असाइन कर दिया जाता है हर पिक्सल को, ठीक है। ये रॉ और इमेज डाटा हम पहले लेक्चर्स में कर चुके हैं डिस्कस। अच्छा, उसके बाद जो कुछ नई टर्म्स है वो हमारे पास SFOV और DFOV है, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू और डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू। स्कैन फील्ड ऑफ व्यू हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पास वो एरिया है गेंट्री के अंदर, ठीक है, जहां से हमारे पास रॉ डाटा एक्वायर होता है, यानी जो डिटेक्टर्स हमारा जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास स्कैन फील्ड ऑफ व्यू में आता है, ठीक है। स्कैन फील्ड ऑफ व्यू अगर हम बढ़ा देंगे तो इसका मतलब है कि ज्यादा डिटेक्टर्स डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, अगर SFOV हम कम कर देंगे तो इसका मतलब कि थोड़े डिटेक्टर्स डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ डिटेक्टर्स जो है वो हम इससे डिटरमिन करते हैं। ये SFOV हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है DFOV, यानी डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास डाटा सिलेक्ट हो जाता है अपने रॉ डाटा के बाद, यानी स्कैन फील्ड ऑफ व्यू के बाद जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, उसको हमने जो डिस्प्ले जिस तरह से करना होता है, ठीक है, वो डाटा हमारे पास डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू में आता है। जैसे हम कोई भी इमेज अगर हम लेते हैं, तो अगर जब हम उसको जूम करते हैं, जैसे हमारा किसी भी कैमरे का, ये फोन के जो कैमराज होते हैं उनका जूम जिस तरह से काम करता है, डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली सिमिलरली वही चीज है, ठीक है। ये अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास रॉ डाटा की बात हो रही है। रॉ डाटा हमारे पास जो है वो SFOV में इकट्ठा होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये देख लो, ये हमारे पास स्कैन फील्ड ऑफ व्यू है, यहाँ से हमारे पास डाटा इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ये डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू की एग्जांपल है कि यानी जैसे अब हमने स्कैन फील्ड ऑफ व्यू से हमारे पास ये बड़ा वाला फूल आ गया, ठीक है, लेकिन जब हमने उसका एक स्पेसिफिक पार्ट देखना है, हमने जब उसको जूम करके देखना है, एक स्पेसिफिक चीज देखनी है, तो तब हम डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू को यूज करेंगे, यानी जो हमें डाटा डिस्प्ले के लिए चाहिए, जो इमेज हमें चाहिए। ये क्लियर हुआ है दोनों, स्कैन फील्ड ऑफ व्यू और डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है। अच्छा, ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन की बात ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो जाती है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग वाली जगह, उस जगह पे वो वाली बात चली जाती है, तो हमने नहीं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट करता है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करता है, ठीक है, और उसके अंदर हम डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। फिर हमारे पास जो अगली चीज आती है वो हमारे पास इमेज डिस्प्ले की आती है, कि इमेज डिस्प्ले बेसिकली क्या होता है। ये हमारा फाइनल स्टेप है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी इमेज बनेगी वो यानी एक तरह से हमारी फाइनल इमेज होगी। उसके बाद हम उसको पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह उसकी करते हैं, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इमेज डिस्प्ले हमारे पास क्या है कि इट इज अ फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इमेज क्रिएशन। इमेज क्रिएशन के लिए, इमेज बनाने के लिए हमारा फाइनल स्टेप है, ठीक है। जो हमारे पास सारा जो डाटा ऑब्टेन हुआ है अपनी डाटा एक्विजिशन के बाद और उसकी रिकंस्ट्रक्शन के बाद, वो जब हम मॉनिटर पे दिखाते हैं, मॉनिटर पे दिखाने के जो प्रोसेस को, यानी इसको डिस्प्ले करने के प्रोसेस को इमेज डिस्प्ले कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास चीजें कौन कौन सी यूज होती हैं कि जो डिस्प्ले मॉनिटर्स हैं, ठीक है, इमेज को देखने के लिए कॉमन सी बात है, वो हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस आते हैं सीटी के, वो हम ग्रे स्केल में देखते हैं, ठीक है। ये चीज मेरे ख्याल से सबको ही पता है कि ग्रे स्केल इमेज होता है सीटी का भी और एमआरआई का भी। उसके बाद हमारे पास जो है डिस्प्ले के अंदर क्या चीजें आती है, हमारे पास नॉन इमेज डाटा आता है, यानी कि जो हमारे पास एनोटेशंस आती हैं, यानी जो हमने पेशेंट का नाम हो गया, जो हमारी फैसिलिटी है, यानी जो हमारा हॉस्पिटल है उसका नाम हो गया, उसकी एज हो गई, जो इस तरह की चीजें हैं, जितने भी स्कैन पैरामीटर्स हैं जो आपके
विंडो विड्थ है, विंडो लेंथ है, इस तरह की जो चीज़ें हम आगे देखते हैं वो क्या होती हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा यानी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी भी हमारे पास इमेज डिस्प्ले में आती है। आप लोगों में से किसी ने भी सीटी या एमआरआई की इमेजेस देखी हुई है, जो फिल्म होती है वो देखी हुई है किसी ने? नो मैम। ठीक है, चलो कभी मौका मिला तो हम वो भी देखेंगे कि फिल्म किस तरह की होती है और जो नॉन इमेज डाटा है वो फिल्म के ऊपर किस तरह से लगा हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास जो आती है वो चीज़ आती है हाउसफुल यूनिट। ये हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि हाउसफुल यूनिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? कि यानी हमारे पास जो इमेज हमारे पास पिक्सल से मिलके बनती है, ठीक है? पिक्सल हमारे पास जो है वो 2D पिक्चर एलिमेंट होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो हर पिक्सल को जो हमारे पास हाउसफुल यूनिट उसको असाइन किया होता है, ठीक है? उसको न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी पिक्सल के अंदर। और ये हमारे पास जो भी टिश्यू है, यानी अगर हमारे पास बोन हो गई है, हमारे पास एयर है, या हमारे पास जो भी चीज़ है, जिस तरह के वो हमारे पास डेंसिटी आ रही है, जिस तरह की कॉम्पोजिशन हमारी बॉडी में आ रही है, वो उसके साथ रिलेट करता है, उसके साथ लिंक होता है, ठीक है? और ये हमारे पास टिश्यू की डेंसिटी भी दिखाता है। इसको हम सीटी नंबर कहते हैं। इसमें हमारे पास वॉक्सल एक टर्म आती है। पिक्सल का तो पता है मेरा ख्याल है सबको, पिक्सल का नाम कभी सुना होगा। जैसे मॉनिटर पे जो इमेज बनता है वो हमारे पास डिफरेंट पिक्सल से मिलके बनता है, ठीक है? ऐसा ही होता है। और जो वॉक्सल है हमारे पास वो 3D है, यानी वॉल्यूम एलिमेंट उसको कहते हैं। पिक्सल को हम पिक्चर एलिमेंट कहते हैं, वो 2 डायमेंशनल होता है, और जो वॉक्सल है वो 3D है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है, वो हमारे पास है ये कि ग्रे स्केल जो है वो उसको हम यूज़ करते हैं सीटी इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है? और हमारे पास जो हाउसफुल यूनिट है, मैम हर हाउसफुल यूनिट का जी, जी। ये पिछला वाला स्लाइड रिपीट करें प्लीज, वो तब नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, पिछले स्लाइड में हमने ये देखा था कि हमारे पास हाउसफुल यूनिट्स हैं, ठीक है? हाउसफुल यूनिट हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये क्या होते हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं ये खुद से जो हमारा सर गॉडफ्रे हाउसफील्ड है उन्होंने असाइन की थी, ठीक है? डिफरेंट टिश्यूज़ को उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? उसमें एयर के डिफरेंट है, उसमें यहाँ जैसे यानी हमारा बोन है अगर हमारी, तो उसका हाउसफुल यूनिट डिफरेंट है, ठीक है? ब्लड का डिफरेंट है, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, हर किसी का हाउसफुल यूनिट जो है वो डिफरेंट है। वो उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी भी टिश्यू की उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है? तो वो जो एक वैल्यू हमने असाइन की थी उसको हमने हाउसफील्ड यूनिट कह दिया था। हाउसफील्ड जो है वो उनका नाम था, ठीक है? जिन्होंने सारा काम किया था, सिटी के फादर ऑफ सिटी जो है वो थे, ठीक है? और यूनिट जो है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इसके अलावा इसको हम सिटी नंबर भी कहते हैं। अक्सर जगहों पर हाउसफील्ड यूनिट के बजाय सिटी नंबर लिखा होता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना इन दो चीज़ों को। उसके बाद हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक वॉक्सल है और दूसरी पिक्सल है। पिक्सल हमारे पास 2 डायमेंशनल एलिमेंट होता है। पिक्सल के बारे में हमने काफ़ी दफ़ा सुना भी हुआ है कि जैसे हमारे पास मॉनिटर पे या अपनी स्क्रीन्स पे कोई इमेज बनता है, तो वो छोटे-छोटे पिक्सेल्स होते हैं, उनसे मिलके बनता है, ठीक है? और वॉक्सल जो है हमारे पास, वॉक्सल भी वही चीज़ है लेकिन ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है? ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है। इससे हमारे पास जो अगर हमें 3D इमेजेस जब बनाने होंगे, उस टाइम हमारे पास वॉक्सल का काम आएगा कि ये क्या होता है। ये 2 टर्म्स आपने याद रखनी है। उसके बाद हम ग्रे स्केल की बात कर रहे थे कि ग्रे स्केल हम यूज़ करते हैं सिटी की इमेजेस को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है? और हर शेड ऑफ ग्रे को डिफरेंट हाउसफुल यूनिट दिए गए हैं। अगर हमारे पास जो है वो शेड ऑफ ग्रे है, अगर वो लाइटर साइड पे चले जाते हैं यानी व्हाइट और लाइट होते जाते हैं, तो उनका हाउसफुल यूनिट जो है वो हाई होता है। और अगर हमारे पास डार्कर शेड है, ठीक है? तो उनके पास हमारा जो हाउसफुल यूनिट है वो काफ़ी कम होता है। यानी जैसे ये अब हमने पहले भी बात की थी कि जो जैसे हमारे पास बोन है या कोई मेटालिक चीज़ है, उसका हाउसफुल यूनिट जो है वो थाउजेंड्स में है, ठीक है? 1000, 3000 इतना है। लेकिन अगर हमारे पास कोई डार्कर चीज़ है यानी एयर आ जाती है जैसे अगर, तो एयर का जो हाउसफुल यूनिट है वो माइनस में चला जाता है। जो डार्कर चीज़ें हैं, डार्कर शेड्स ऑफ ग्रे हैं, उनके हाउसफुल यूनिट कम वैल्यू रखते हैं, और जो लाइटर शेड्स हैं उनकी वैल्यू हाउसफुल यूनिट्स की ज़्यादा है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है विंडोइंग। विंडोइंग बेसिकली क्या होती है कि विंडो विड्थ और विंडो लेवल टर्म्स होती हैं, इनको हम अभी देखते हैं। उनको किस तरह से मैनिपुलेट करके जब हम इमेज कंट्रास्ट बनाते हैं, वो जो सारा प्रोसेस है इसको विंडोइंग कहते हैं, ठीक है? इसमें हम इमेज की ब्राइटनेस को एडजस्ट करते हैं और इमेज के कंट्रास्ट को एडजस्ट करते हैं, सही है? ये अब विंडो विड्थ क्या चीज़ होती है? कभी नाम सुने विंडो विड्थ और विंडो लेंथ के, कि ये क्या होती हैं? विंडो लेवल वगैरह? नो मैम। जो हमारे पास विंडो विड्थ है वो बेसिकली क्या होती है कि वो हमारे पास डिटरमिन ये करती है कि हमने कितने हाउसफुल यूनिट्स जो हैं, यानी जो नंबर ऑफ हाउसफुल यूनिट्स हैं, क्वांटिटी है हाउसफुल यूनिट्स की, वो हमें किसी भी स्पेसिफिक इमेज में किस तरह से नजर आएंगे, ठीक है? ये बेसिकली हमारे पास सीटी नंबर्स की यानी हाउसफुल जो यूनिट्स हैं उनकी एक रेंज बता देता है कि ये
इतने हाउसफुल यूनिट इस इमेज के अंदर आने चाहिए। वैसे तो जो हमारा सिस्टम है, मतलब हाउसफुल यूनिट तो हमारे पास काफी बेतहाशा है, ठीक है, वो काफी ज्यादा है। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है वो 2-3 हज़ार से ज्यादा हाउसफुल यूनिट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके अलावा वो अगर कंप्यूटर तो आइडेंटिफाई कर लेगा, लेकिन जो हमारा दिमाग है, यानी जो हमारी आंखें हैं, हम लोग, हमारी आंखें जो है वो तकरीबन अराउंड 40, 32, 33 इतने हार्मफुल यूनिट्स को डिफरेंशिएट कर सकती हैं, ठीक है। सिर्फ इतने शेड्स ऑफ ग्रे को देख सकती हैं, इससे ज्यादा अगर डिफरेंस आएगा शेड्स ऑफ ग्रे का तो हमारी आंखें भी उनको नहीं देख सकती, ठीक है, डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। तो हमारे पास जो है एक जो पूरी रेंज आती है, इतने हार्मफुल यूनिट हमारी इमेज में होने चाहिए, ये वो जो रेंज है हमारे पास एक बड़ी सारी, वो हमारे पास विंडो विड्थ है, ठीक है। और ये हमारे पास अपनी जो हमारी इमेज है उसके कंट्रास्ट को कंट्रोल करती है कि इमेज कितनी शार्प होगी, कितनी डल होगी, वो सारा जो इमेज कंट्रास्ट हमारा बेसिकली होता है, वो काम हमारा विंडो विड्थ करेगी, ठीक है। अब हमारे पास चीज आती है कि हमने विंडो विड्थ सेट कैसे करनी है। वाइड विंडो क्या होती है और नैरो विंडो क्या होती है। विंडो जितनी ज्यादा वाइड होगी, यानी जितनी ज्यादा खुली विंडो होगी, उतने ज्यादा हाउस फील्ड नंबर हमारी विंडो के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। तो उन एरियाज में, हमारी बॉडी के उन एरियाज में जहाँ पे ज्यादा जो हमारे पास अटेन्युएशन का डिफरेंस है, जैसे हमारा एब्डोमिनल एरिया, वहाँ पे डिफरेंट चीजें पड़ी हैं, वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बोन भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कहीं ना कहीं हमें अपनी ब्लड वेसल्स मिल जाएंगी, ऑर्गन्स मिल जाएंगे, एयर मिल जाएगी, हर तरह की चीज यानी हमें अपने एब्डोमिनल के एरिया में मिलती है, ठीक है। जो हमें वहां पे जो चीज मिलेगी, तो उसके लिए हमारे पास वाइड विंडो होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि जो नैरो विंडो है वो हम यूज करते हैं ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन में सिमिलर टिश्यू होते हैं, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर वगैरह, तो इनके लिए हम नैरो विंडो यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो सिमिलर अटेन्युएशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलर अटेन्युएशन के जो एरियाज हैं हमारे पास, वो अच्छे नजर आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये वाइड विंडो और नैरो विंडो का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरह से होती है ये। इसमें तो कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लो। यस मैम, समझ यस आ मैम, गई। समझ आ गया। ठीक है, कि ये हमारे पास एक बड़ी रेंज है। उसके बाद हमारे पास विंडो लेवल आता है। विंडो लेवल हमारे पास एक सेंट्रल वैल्यू है, जो हमने एक बड़ी रेंज सेलेक्ट कर ली थी, उसके दरमियान में से उसके उनको हाफ में डिवाइड करके जो सेंटर में हमारे पास वैल्यू आएगी, वो हमारे पास विंडो लेवल है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है कि विंडो लेवल इज ऑल्सो रेफर टू अ विंडो सेंटर। इट इज अ मिड पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ सीटी नंबर डिस्प्लेड, यानी जो सीटी नंबर हमने दिखाई देने हैं हमें, उसका मिड पॉइंट है। विंडो लेवल हमारे पास ये सिलेक्ट करता है कि कौन से हार्मफुल यूनिट्स जो है उनको हमने दिखाना है एज शेड्स ऑफ ग्रे, ठीक है। अगर हम विंडो लेवल को कम करेंगे तो हमारे पास जो हमारी सिटी इमेज है वो या ब्राइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम अपने विंडो लेवल को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो सिटी की जो इमेज है हमारे पास, वो थोड़ी थोड़ी डार्क होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यूज हमारे पास, जो एक रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, उस रेंज से जो वैल्यूज हमारे पास हाई होंगी, यानी जो हाउसफुल यूनिट हमारे पास सिलेक्टेड रेंज से ज्यादा होगा, वो इमेज पे व्हाइट नजर आएगा, और जो उससे डार्कर होगा वो हमें जो है वो ब्लैक नजर आएगा। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ये इसके एग्जांपल, ये यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि विंडो लेवल जो है वो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो रीजन हम देख रहे हैं, विंडो लेवल हमेशा उसी रीजन के हिसाब से होना चाहिए। जैसे अगर हम एयर देख रहे हैं, यानी हम अगर लंग्स देख रहे हैं, तो लंग्स का हमने देखा था कि एयर की जो हमारे पास हाउसफुल यूनिट है वो -100 में चला जाता है, ठीक है। तो अगर जब हम वो देख रहे हैं तो उसके लिए हमने कोशिश ये करनी है कि अगर हम लंग पैरेन्काइमा देख रहे हैं, यानी अगर हम अपने लंग्स को देखना चाह रहे हैं सीटी पे, तो हम उसका जो विंडो लेवल है वो उसके हाउसफुल यूनिट के आसपास ही, यानी माइनस में ही रखेंगे, ठीक है, ताकि हमारे जो टिश्यूज हैं, जो एयर फिल्ड टिश्यूज हैं, वो हमें अच्छे तरीके से नजर आए। ये एक पॉइंट थोड़ा सा इसमें याद करने वाला है। ये अब विंडो विड्थ और विंडो लेवल की बात हो रही है। अब देखो कि हमारे पास एक पॉसिबल रेंज है पिक्सल वैल्यूज की, ग्रे स्केल वैल्यू हमारे पास पॉसिबल रेंज तो बेतहाशा है, काफी सारे कलर्स उसमें आ रहे हैं, लेकिन हमें उसमें से डिस्प्ले के लिए सिर्फ थोड़े से चाहिए, तो वो हमने विंडो विड्थ के थ्रू सिलेक्ट किए कि हमें सिर्फ इतने से चाहिए। और विंडो लेवल जो है वो हमें बताता है कि हमारा जो सेंटर वैल्यू इसमें से क्या होनी चाहिए, ताकि उस सेंटर वैल्यू से ऊपर वाले जो हैं वो हमें ब्राइट नजर आए, और उस सेंटर से नीचे, सेंटर वैल्यू से जो नीचे वाले हैं जो ग्रे स्केल है हमारे पास, वो कलर्स हमें डार्क नजर आए। ये क्लियर हुआ है थोड़ी सी चीज के विंडो लेवल और विंडो विड्थ क्या चीज होती है? यस मैम। ये हमारे पास अब कुछ टिश्यूज हैं और इनके सीटी नंबर लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ये एमसीक्यूज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवास में भी ये चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, कि ये चीज है तो इसका कितना होगा, ब्लड है तो उसका कितना होगा, सीएसएफ है उसका कितना होगा, ये चीजें अब आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को साइंस बता दी है कि क्या इसकी साइंस होती है, ठीक है, डार्कर क्यों है, लाइटर क्यों है, लेकिन अब ये याद आप लोगों ने खुद करना है। एयर का -1000 में चला जाता है, -100 मैंने शायद पहले बोला है, -1000 होता है।
उसके बाद कुछ टर्म्स हमारे पास आती हैं, जैसे उसमें रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, डिस्टेंस मेजरमेंट है और इमेज एनोटेशन है। ये चीजें अब हमारी इमेज डिस्प्ले की चीजें हैं सारी, ठीक है। रीजन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि हमने अपनी इमेज के ऊपर जो है वो कोई सा भी एरिया डिफाइन कर लिया है और उस एरिया के अंदर हम डिफरेंट चेंजेस ला सकते हैं, उस एरिया का हम हाउसफुल यूनिट देख सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम काफी फंक्शन उसके कर सकते हैं, ठीक है। आरओआई जो है वो सर्कुलर हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, स्क्वायर भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑपरेटर अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है। रीजन ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इतना सा है, ठीक है, कि कोई भी जो एरिया हम देखना चाह रहे हैं ये हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस मेजरमेंट आती है। डिस्टेंस मेजरमेंट होती है कि हमने कोई भी एबनॉर्मेलिटी देखनी है, जैसे अगर कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है तो ट्यूमर का जो साइज है ऊपर से लेकर नीचे तक जो उसका साइज है वो ये नहीं कितना है, साइज मेजरमेंट के लिए हम डिस्टेंस मेजरमेंट्स कट की टर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसकी इमेज इस तरह से होती है कि हमारे पास अगर हम मॉनिटर पे देखें तो साइड पे ना एक स्केल बना होता है, एक रूलर सा बना होता है, तो उस रूलर के थ्रू हम कर्सर रख के ऊपर नीचे कर्सर रख के जो भी हमारा ट्यूमर है या जो भी एबनॉर्मेलिटी है उसके ऊपर नीचे कर्सर रखकर हम उसको मेजर कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। साइज रेफरेंस के लिए हम डिस्टेंस मेजरमेंट यूज करते हैं। फिर हमारे पास अगली चीज आती है इमेज एनोटेशन। इमेज एनोटेशन क्या है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन जो मैं पहले भी बताया कि यानी पेशेंट का नाम, उसकी आइडेंटिफिकेशन, हमारे पास फैसिलिटी का नाम, स्लाइस नंबर, स्लाइस थिकनेस, पिच हो गई, टेबल लोकेशन, मेजरमेंट स्केल, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें, विंडो विड्थ और विंडो लेंथ वगैरह भी हम इमेज के साइड पे नजर आती है, ठीक है। ये चीजें सारी हमारी इमेज डिस्प्ले के अंदर आती हैं। फिर हमारे पास एक चीज आती है कि रेफरेंस इमेज एक होती है। रेफरेंस इमेज बेसिकली क्या होती है कि ये हमारे पास एक स्काउट इमेज होता है जो हम शुरू में लेते हैं। ये 2 डायमेंशनल इमेज होता है, जैसे सिंपल रेडियोग्राफ का इमेज होता है ना, जिस तरह सिंपल एक्सरे का, उस तरह का हमारे पास एक और ये इमेज बनता है। उसके अंदर रेफरेंस इमेज के अंदर जब हम अपने कोई भी लाइन सेलेक्ट करते हैं या कोई भी एरिया सेलेक्ट करते हैं, हम उसी एरिया को बड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाली इमेज है, इसमें हम L1 वर्टिब्रा देख रहे हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ये जो वाला जो वर्टिब्रा पड़ा हुआ है ये L1 ही है, हो सकता है ये L2 हो या L5 हो, हमें किस तरह से पता चलेगा? वो हमें इस तरह से पता चलेगा कि हम स्काउट इमेज के ऊपर हम उसको रख के अपना जो हमारा कर्सर है उसको रख के हम देखते जाएंगे कि अच्छा ये L1 है, ये L2 है, अब L3 है, ठीक है। तो ये हमें लोकलाइजेशन में हेल्प करता है जो हमारा रेफरेंस इमेज है। इसकी समझ आई है कुछ क्या होता है? यस मैम। मैम रिपीट कर। यस मैम। रिपीट मैं कर देती हूँ। रेफरेंस इमेज बेसिकली जैसे हमारा सिंपल एक्सरे का इमेज होता है जो बिल्कुल 2 डायमेंशनल इमेज होता है, ठीक है, उस तरह का इमेज होता है। हमने जो भी एरिया सेलेक्ट करना होता है या जिस भी एरिया को हमने देखना होता है उसका, ठीक है। अब जैसे ये वाली एग्जांपल दी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास जो ए इमेज है, जो जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, अब ये ए इमेज है, इसके अंदर हमें कह रहे हैं कि L1 वर्टिब्रा पड़ा हुआ है। अब हमें क्या पता, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये L1 है, ठीक है। हो सकता है ये L2 हो या L3 हो, मतलब मैंने तो नहीं ना देखा पेशेंट को, ये मुझे तो नहीं पता है किस तरह से आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो उसको एक लोकलाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस इमेज बनता है, ठीक है। उसको स्काउट इमेज कहते हैं, एक दो और भी उसके नाम है, ठीक है। ये हमारे पास स्काउट इमेज बन जाता है। इसके अंदर से जो है ना फिर हम अपना लेवल सेलेक्ट करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे L5 वर्टिब्रा देखना होता है तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर की लगाई हुई है, ये लाइन में L5 वर्टिब्रा के ऊपर लगा देती, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे L5 वर्टिब्रा नजर आना शुरू हो जाता, ठीक है। ये बेसिकली उसकी लोकलाइजेशन में हेल्प करता है जो भी हम स्लाइड्स देख रहे हैं उसके हिसाब से। क्लियर हुआ है कुछ ये? यस मैम। जी मैम। क्या नहीं क्लियर हुआ इसमें? देखो ना, अब मैम ये जैसे जो अपने आपने अभी लाइन बताई है ना वो वाला, ये देखो ये लाइन है ना, ये खुद से सिलेक्ट की हुई है, ठीक है, ये खुद से सिलेक्ट की हुई है। अगर मेरे पास इसका सिस्टम होता और मैं इसको यूज कर रही होती तो मैं अगर ये लाइन नीचे वाले वर्टिब्रा पे रख देती तो इस जो ए वाली इमेज है वहां पे हमें L2 नजर आना शुरू हो जाता, ठीक है। यानी अगर वो मैं ये वाली लाइन यानी मैं जिस वर्टिब्रा के ऊपर रख, क्योंकि इस टाइम हम इस इमेज में वर्टिब्रा देख रहे हैं, अगर हम कुछ और लेवल देख रहे होते, कोई साइनसेस देख रहे होते, कुछ और कहीं और का इमेज होता, या ब्रेन का इमेज होता, तो हम भी उस हिसाब से यानी अपने हिसाब से उस इमेज को देख सकते थे यहाँ पे। यानी जो स्लाइस हमें नजर आ रहा है हमें ये पता चलता है कि वो स्लाइस किस एरिया का है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये लाइन हमने L1 पे रखी है, अगर यही लाइन जो है वो मैं उसको L2 पे रख दूं, मैं नीचे वाले वर्टिब्रा के ऊपर ये लाइन ले आऊं, वो हम यानी ऑपरेटर के कंट्रोल में होती है, उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको उठा के नीचे ले आती यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे L2 वर्टिब्रा नजर आना शुरू हो जाता, ठीक है। लाइन बेसिकली कर्सर है, जैसा मैं कर्सर घुमा रही हूँ ना इस तरह, यहाँ पे ये है वो कर्सर है एक तरह से उसका, कि उसने उठा के उसको यहाँ पे रखा हुआ, अगर वो नीचे कर देगा तो वो वाली इमेज नजर आना शुरू हो जाएगी, उससे नीचे करेंगे तो वो वाली इमेज नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। कुछ क्लियर हुआ है? यस मैम। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम ये जो सीटी स्कैन्स होते हैं इन पर भी तो रेफरेंस इमेज बना होता है ना, जो स्कैन्स होते हैं, जो फिल्म हाँ, होती है इसकी। ये वही वाला रेफरेंस इमेज है बेसिकली। ठीक है, तो मैम अगर हमने मैनुअली देखना हो तो मैनुअली कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट हम देख रहे हैं, कौन सा स्लाइस देख रहे हैं?
मैनुअली अगर आपने देखना हो, यानी आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई रेफरेंस इमेज ना हो, आप खुद ही देख के अंदाजा लगा लो कि भाई ये कौन सी जगह है। नो मैम, रेफरेंस इमेज तो होता ही है उस पे, जो फिल्म होती है हाँ उसके एंड पर एक रेफरेंस इमेज हाँ बना जी, होता है। रेफरेंस इमेज बिल्कुल होता है, इसलिए मैं पूछ रही थी कि आप में से किसी ने फिल्म देखी है कि नहीं देखी। रेफरेंस इमेज उसमें बिल्कुल बना होता है, ठीक है। और अगर आप मैनुअली देखना चाहते हो ना, तो बेटा इसके लिए ना आपको काफी ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत है। आपको आसपास के एनाटॉमिक लैंडमार्क्स पता हो कि अच्छा यहाँ पे ये नजर आ रहा है, तो ये कौन सा लेवल इस टाइम हमारे पास स्लाइस का हो सकता है, ठीक है। वो आप जितनी दफा इमेजेस देखोगे, जितनी दफा अपनी क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी को इंप्रूव करोगे ना, वो उतनी जल्दी आप यानी इस काबिल हो जाओगे कि आप मैनुअली उसको आइडेंटिफाई कर सको, आपको रेफरेंस की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये इस तरह से यानी यस इसकी मैम। बात है। अगर खैर, लेकिन वैसे रेफरेंस में जब जैसे वर्टिब्रास अगर हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से तो हमें रेफरेंस देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वर्टिब्रास की शेप के बारे में आइडिया हो गया, लंबार वर्टिब्रास हमें किस तरह से नजर आते हैं और थोरेसिक की अपीयरेंस कैसे होती है, तो आप उसको भी आइडेंटिफाई मैनुअली भी कर सकते हो। लेकिन वही बात है कि ज्यादा एक्सपर्टीज की और ज्यादा मतलब आपको ज्यादा एनाटमी आनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। उसको अच्छा रखो एनाटमी को, तो ये मैनुअली भी आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, ये अब इमेज डिस्प्ले की हमारे पास कुछ बातें थी, कुछ टर्म्स हमने डिस्कस की थी, ये मेरा ख्याल है क्लियर हो गई होंगी सबको, ऐसा ही है। जी मैम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सब चीज़ आती है इमेज डिस्प्ले तक का, तो हमारा काम हो गया, यानी हमने अपना डाटा एक्वायर भी कर लिया था, हमने अपना डाटा रिकंस्ट्रक्ट भी कर लिया, और हमने अपने डाटे की जो है वो उसको हमने डिस्प्ले भी कर लिया, ठीक है। हमने उसको देख भी लिया अपना डाटा। अब हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो आती है पोस्ट प्रोसेसिंग। पोस्ट प्रोसेसिंग बेसिकली क्या होती है, किसी को आइडिया है कि ये क्या चीज़ है पोस्ट प्रोसेसिंग? इमेज को डिफरेंट प्लेन में वो प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, पोस्ट प्रोसेसिंग बेसिकली ये होती है कि जो हमारे पास, इसको रीफॉर्मेशन का वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक तो हमने रिकंस्ट्रक्शन यूज किया ना कि हम बना रहे हैं, और रीफॉर्मेशन जो है वो इसकी टर्म भी हम यूज करते हैं इसके लिए कि जब हमने अपना इमेज डाटा एक्वायर कर लिया, हमारे पास इमेज डाटा आ गया, तो अब हम उसको क्या करते हैं कि उसको उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस करके उसको डिफरेंट प्लेन्स में लेकर आते हैं, या उससे हम 3D इमेजेस बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम रीफॉर्मेशन की टर्म यूज करते हैं, उसको पोस्ट प्रोसेसिंग भी कहते हैं। इसको हम इमेज रेंडरिंग भी कहते हैं। रेंडरिंग का वर्ड भी कई जगहों पर यूज होता है, इमेज रेंडरिंग भी उसको कहते हैं। रेंडरिंग बेसिकली होता है आप जैसे दीवारों के ऊपर नहीं करते, प्लास्टर करते हो जिस तरह, वो वाली जो चीज होती है ना, उसको इमेज मतलब उसको रेंडरिंग कहते हैं। तो यहाँ सिटी की टर्म में हम रिफॉर्मेशन को इमेज रेंडरिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सिटी को रिफॉर्मेट करने के लिए जो है एक थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें हैं जो हमारे पास बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, तो उनकी वजह से हमारे पास जितनी भी रिफॉर्मेटेड इमेज है वो बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू है वो आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। सारे स्लाइसिस के अंदर जो हमारी इमेज सोर्स इमेज है उसके अंदर इमेज सेंटर सेम होना चाहिए, और जो गैंट्री की टिल्टिंग की मूवमेंट होती है, हम आगे पढ़ेंगे टिल्ट किस तरह से वो करती है, तो वो चीजें हमारे पास सिमिलर होनी चाहिए। कुछ कंडीशन है, अगर हमारे पास ये चीजें बिल्कुल सिमिलर होंगी या आइडेंटिकल होंगी, तो हमारे पास जो इमेज बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। अगर ये चीजें यानी बीच में पेशेंट मूवमेंट आई है, अगर हमारी कोई चीज नहीं अच्छी आई है, तो हमारा जो फाइनल इमेज बनेगा पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद, उसके बीच में काफी डिग्रेडेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि इमेज रिफॉर्मेशन जो है सिर्फ हमारे इमेज डाटा से बनेगी। हम यानी अपना रॉ डाटा को नहीं यूज करेंगे इसमें, हम अपने इमेज डाटा को यूज करेंगे डिफरेंट प्लेन या ओरिएंटेशन में, अपनी जो भी हम डाटा देखना चाह रहे हैं उसको देखने के लिए हम इमेज डाटा यूज करेंगे, रॉ डाटा यूज नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास आती है मल्टी प्लानर रिफॉर्मेशन। मल्टी प्लानर अपने नाम से पता चल रहा है डिफरेंट प्लेन्स में कर रहे हैं, ठीक है। जो मतलब रिफॉर्मेशन दैट इज डन टू शो एनाटॉमी इन वेरियस प्लेन्स इज रेफर्ड टू एज मल्टी प्लानर रिफॉर्मेशन। उसको एमपीआर कहते हैं, ठीक है। एमपीआर हमारे पास 2 डायमेंशनल होते हैं नेचर में। इसको यानी हम अपनी इमेज को ट्रांसवर्स में, कोरोनल, सैजिटल, ऑब्लिक प्लेन में, किसी भी प्लेन में हम अपनी इमेज को बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म आती है, वो है कर्व्ड प्लेनर रिफॉर्मेशन। कर्व्ड प्लेनर क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो जितने भी ट्यूबुलर ऑर्गन हैं, ठीक है, जो हॉलो ऑर्गन हैं, उनको देखने के लिए जो है वो हम कर्व्ड प्लेनर रिफॉर्मेशन यूज करते हैं, सीपीआर, ठीक है। इसमें हमारे पास वेस्कुलर स्ट्रक्चर या बाइल डक्ट्स वगैरह, जो भी हमारे पास वेसल्स वगैरह हैं, यूरेटर्स हैं, उस तरह की चीजें देखने के लिए जो है हम ये सीपीआर यूज करते हैं। मल्टी प्लानर रिफॉर्मेशन का काम ये है कि हमने उसको डिफरेंट प्लेन्स में डिवाइड करना है। सीपीआर हमारे पास ये है कि जो हॉलो ऑर्गन है उनको देखने के लिए हम सीपीआर यूज करते हैं। ये एमपीआर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हमारे पास एक इमेज है, हमने उसको किस तरह से कोरोनल, सैजिटल सारे प्लेन में जब हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास क्या ऐसी चीज आती है, ठीक है। 1 मिनट।
ये आवाज सिर्फ मुझे नहीं आ रही या सबको नहीं आ रही? नहीं, मैंने अभी बंद किया था। अच्छा, अब ये हम मल्टीप्लेनर रिफॉर्मेशन देख रहे थे। इसमें हमने देखा था कि हम अपनी इमेज को मल्टीप्लेन में किस तरह से बना सकते हैं। ये उसकी छोटी सी एग्जांपल सी दी हुई है कि कोरोनल प्लेन में हमें किस तरह से, यानी अगर यहाँ पे हमें कोई अपना लीजन नजर आ रहा है एक तरह से, या कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है या कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, तो वो डिफरेंट प्लेन में हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक्सियल में किस तरह से नजर आएगी, कोरोनल में, सैजिटल में, ऑब्लिक प्लेन में किस तरह से जो जो चीज़ हमें नजर आएगी वो हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3D रिफॉर्मेशन आती है कि हमने अपनी 3D इमेज किस तरह से बनानी है, 3 डायमेंशनल रिफॉर्मेशन। इसके लिए हमारे पास 2 से मैम 3। जी। मैम सीपीआर को भी डिफरेंट प्लेन में देखेंगे, होलो ऑर्गन को? सीपीआर को भी हाँ जी डिफरेंट प्लेन में देख सकते हैं हम, यानी हम उसको ओके मैम, ऑब्लिक में भी देख सकते हैं, सैजिटल में भी देख सकते हैं। ओके मैम। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है 3D रिफॉर्मेशन, यानी 3 डायमेंशनल रिफॉर्मेशन है। वो उसमें क्या होता है, हमारे पास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे पास 3D इमेजेस बनाते हैं। अभी तो हम एमपीआर की जो बात कर रहे थे वो हमारे पास 2D इमेज था, ठीक है। जो हमारे पास ये जो 3D रिफॉर्मेशन है उसमें हम 3D इमेज बनाते हैं। उस इमेज को हम घुमा भी सकते हैं, ठीक है, उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे 3D अगर आप लोगों ने देखी होंगी मेरा ख्याल है चीज़ें 3D, फेसबुक वगैरह पे भी आजकल वो 3D का चल रहा है, 3D इमेज बन जाती होती है, तो उसको आप ऊपर नीचे करके देख सकते हो, घुमा कर भी देख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो सिटी की 3D इमेज बनती है वो भी उसी तरह से होती है। इसमें हमारे पास सरफेस रेंडरिंग आती है। सरफेस रेंडरिंग में हमारे पास जो इमेज बनता है ना, बेसिकली वो क्या होता है कि उसके नाम से पता चल रहा है कि सिर्फ हमें हमने जो अपना डाटा कलेक्ट किया था उससे हम अपनी क्या करते हैं कि हम एक सेंट्रल सिटी वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक जो सेंट्रल सिटी वैल्यू है उसको हम यानी थ्रेशोल्ड वैल्यू भी कहते हैं, और उसको हम यानी सेंट्रल वैल्यू कुछ भी कह लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है कि वो हमारा जो सेंट्रल सिटी वैल्यू है, ठीक है, उससे और उससे ऊपर और उससे नीचे की जो वैल्यूज है उनको यूज करके हमारे पास एक किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सरफेस बना देता है, ठीक है। इसकी इमेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसकी इमेज किस तरह से होती है। यानी किसी भी चीज का सरफेस देखने के लिए जो है ना हम सरफेस रेंडरिंग की टर्म यूज करते हैं, और उसको हम शेडेड सरफेस डिस्प्ले भी कहते हैं, एसएसडी भी इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इज सिमिलर टू टेकिंग अ फोटोग्राफ ऑफ द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। In that, the voxel located on the edge of a structure are used to show the outline or outside shell of the structure. यानी हम वो voxels use करते हैं जो हमारे पास structure बना रहे होते हैं। voxels यानी वो जो हमारा 3D element था उसको use करके, ठीक है। जो हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू के उसके अलावा जो हमारे पास वॉक्सेल्स होते हैं वो हमें यूजुअली इनविजिबल होते हैं क्योंकि उनका काम नहीं होता। हमें सिर्फ सरफेस देखनी होती है, तो हमें सिर्फ वही वॉक्सेल्स या वही हम सीटी नंबर्स यूज करेंगे जो हमें सरफेस दिखाएंगे, ठीक है। सारा काम हमारा सॉफ्टवेयर करता है, हमने खुद से इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। एसआर जो है सरफेस रेंडरिंग हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने के लिए और हमारे पास जो है बोन्स देखने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखो, अब इसमें हमारे पास जो है ये सरफेस रेंडर्ड इमेज है, 3D इमेज है, हमारे पास फुट की इमेज बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास शेडेड सरफेस डिस्प्ले भी है कि इसमें इसके अंदर हमारे पास अब हम अंदर की चीज नहीं देख रहे हैं, अब हम सिर्फ जो है फुट की ऊपर की इमेज देख रहे हैं, जो हम फुट की सिर्फ सरफेस देख रहे हैं, हमें फुट की बोन्स नजर आ रही है, हम सरफेस देख रहे हैं, हम अंदर नहीं देख रहे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एसएसडी की एग्जांपल है। फिर हमारे पास जो आखिरी चीज आती है वो वॉल्यूम रेंडरिंग है, उसको वीआर कहते हैं। वॉल्यूम रेंडरिंग बेसिकली क्या चीज है, वीआर वैसे तो वर्चुअल रियलिटी वाले वीआर का तो आप लोगों ने सुना होगा, ये वॉल्यूम रेंडरिंग वाला वीआर है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर भी हम ये इसके लिए भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके साथ हमारी वो इमेज अच्छी बन जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम जितने भी हमारे सारे वॉक्सेल्स हैं, यानी हमारा जो 3D एलिमेंट है सारा, वो सारा का सारा यूज होता है इमेज बनाने के लिए, ठीक है। और ये इस इमेज को भी आप रोटेट कर सकते हो, किसी भी एंगल से देख सकते हो। इसमें ये होता है कि जो हमारा सिटी वैल्यू है, जो सिटी नंबर है, उसको ओपेसिफाई कर देते हैं, यानी उसको थोड़ा सा उसका शेड या तो लाइट कर देते हैं या उसका शेड थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, उसको ओपेसिफाई कर देते हैं। ओपेसिफाई करने से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे नजर आते हैं, ठीक है। जो मतलब ऊपर वाली चीज भी अच्छी नजर आ रही है, उसके अंदर वाली चीज भी हमें बहुत अच्छी नजर आती है, ठीक है। ये अब आप लोग नहीं अगर कभी लाइव देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा पता चलेगा कि वीआर जो है वो किस तरह से काम करता है। इसका यही है कि इसकी इमेज भी आप रोटेट कर सकते हो, किसी भी एंगल से देख सकते हो। और ये देखो इसकी इमेज, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो वीआर इमेज है हार्ट की, यानी हमने पूरा एक ऑर्गन बना लिया है। ये हमारे पास वॉल्यूम रेंडरिंग के थ्रू बना है, पूरा 3D ऑर्गन हमने इसके अंदर बना लिया। हम उसको देख सकते हैं, हम इसको रोटेट भी करके देख सकते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरी इमेज है उसमें हमारे पास जो है वो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, और हमारे पास पल्मोनरी वेन्स चल रही हैं। वो हमें यानी कितने अच्छे तरीके से सारा, हालांकि वो हॉलो ऑर्गन है लेकिन हमें अच्छे तरीके से नजर आ रहा है, हम उसको देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये जो लास्ट इमेज है वो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी का ट्री बना हुआ है सारा सा। ये जो इस तरह की इमेज है हमारे पास ये आती है वॉल्यूम रेंडरिंग से, और जब अगर हम सिर्फ सरफेस देख रहे हैं तो वो हमारे पास जो चीज आ रही है वो सरफेस रेंडरिंग से आती है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद जो थर्ड हमारे पास टाइप है वो हमारे पास एंडोल्यूमिनल इमेजिंग है। अपने नाम से पता चल रहा है, यानी हमने किसी भी स्ट्रक्चर का जो ल्यूमन देखना हो या इसके अंदर वाली वॉल देखनी हो तो वो हमारे पास एंडोल्यूमिनल इमेजिंग है, ठीक है। इस टेक्निक को हम वर्चुअल एंडोस्कोपी या वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी कह सकते हैं, वर्चुअल क्लोनोस्कोपी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो यानी एंडोस्कोपी वगैरह वैसे तो इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसके थ्रू करते हैं, अपने सीटी के थ्रू करते हैं तो वो नॉन इन्वेसिव हो जाता है और हम अंदर से जो सारे ऑर्गन्स हैं उनको देख सकते हैं। अच्छा, इसमें यानी हम ब्रोंकियल ट्री देख सकते हैं, ठीक है, और लार्ज ब्लड वेसल्स को देख सकते हैं, और जो हमारा कोलन है उसके इनसाइड सरफेस को देख सकते हैं, यानी क्लोनोस्कोपी भी इसके अंदर कर सकते हैं, और पैरानियल साइनसेस के म्यूकोसा को भी देख सकते हैं। ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है कि हम क्या-क्या इससे कर सकते हैं एंडोल्यूमिनल इमेजिंग से। और उसके बाद ये हमारे पास इमेज है लेफ्ट एट्रियम की, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम हमें नज़र आ रहा है और हमारे पास जो साइड पे जो वेसल्स निकली हैं, जो सुराख से बने हुए हैं, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन्स की हैं, ठीक है। ये चीज़ें कुछ हुई हैं क्लियर, या कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो किसी ने कुछ? मैम डिस्प्ले और स्कैन फील्ड ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर दे, कनेक्शन इशू था। अच्छा, मैं वो कर देती हूँ। डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू और स्कैन फील्ड ऑफ व्यू, ये देखो स्कैन फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली हमारे पास वो एरिया होता है जो हमें ये बताता है कि जो हम अपना डाटा कलेक्ट करें हैं, यानी कितने नंबर ऑफ डिटेक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे हमारे पास, ठीक है, जिनसे हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर हम अपना SFOV बड़ा रखते हैं तो हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ डिटेक्टर्स जो हैं वो डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम SFOV को कम रखेंगे, यानी स्कैन फील्ड ऑफ व्यू हमारा थोड़ा होगा, तो हमारे पास थोड़े डिटेक्टर्स जो हैं वो डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये काम हम करते हैं अपना रॉ डाटा कलेक्ट करने के लिए, ये हमारे पास SFOV में आ जाता है, सही है। उसके बाद हमारे पास जो डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू है, ये हमारे पास वो डाटा आएगा कि जो डाटा हम सिलेक्ट करते हैं डिस्प्ले करने के लिए या देखने के लिए, उसको DFOV कहते हैं, ठीक है। ये हमें ये बताएगा कि हमने कितना जो रॉ डाटा है उसको यूज करना है अपना इमेज बनाने के लिए, इमेज डिस्प्ले के लिए। अब ये उसकी जो एग्जांपल थी वो इस तरह से थी। अब ये देखो, ये वाली जो इमेज है हमारे पास, ये डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू की है, ठीक है। ये डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू आपके फोन्स के या आपके कैमरास के जूम की तरह काम करता है कि हमने एक बड़ा इमेज ले लिया, ठीक है, बड़ा फूल ले लिया, उसके बाद हमने उस फूल के कोई एक चीज देखनी है, कोई सेंट्रल एरिया देखना है, कुछ भी उसके अंदर से देखना है, तो उस एरिया को हम जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो जूम वाला पार्ट है ना, वो हमारे पास डिस्प्ले फील्ड ऑफ व्यू का काम है। ये हमारे पास बाद में आता है, उससे पहले हमारे पास स्कैन फील्ड ऑफ व्यू आता है कि हमने एक बड़ा एरिया कवर करना है, और वो कवर हमने किस तरह से करना है कि हम अपने एक्सरे ट्यूब से जब एक्सरे दे रहे हैं तो जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो कितना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज हमारे पास स्कैन फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आ जाती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो मैम। अच्छा, अब ये आप लोगों को मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि सीटी के अंदर हम काम किस तरह से कर रहे हैं। हमारे यानी 3 जो मेजर चीजें थी वो कवर हो गई हैं कि हमने सीटी में डाटा एक्वायर किया, ठीक है, डाटा किस तरह से हमने लिया, फिर हमने डाटा को रिकंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, वो किस तरह से किया, वो उसकी सॉफ्टवेयर है, उसकी सारी चीज़ें हैं, वो किस तरह से, उसकी कुछ टर्म्स हैं वो आप लोगों ने याद रखी हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट चीज़ आती है हमारे पास इमेज डिस्प्ले आता है। इमेज डिस्प्ले किस तरह से होता है, उसके बाद हमने पोस्ट प्रोसेसिंग भी देख ली कि हम सीटी तरीके से यूज कर सकते हैं अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए, ठीक है। हम उसमें यानी 3D इमेजेस भी बना सकते हैं, हम उसमें सरफेस की इमेजेस भी बना सकते हैं, ठीक है। हम इवन जो हमारे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी जो हमारी क्या कहते हैं, जैसे ब्रोंकोस्कोपी वगैरह, क्लोनोस्कोपी वगैरह जो है, उस तरह की चीजें भी हम उनको देख सकते हैं अच्छे तरीके से उसकी रिफॉर्मेशन करके। मैम जी जी मैम विंडो लेवल बताइएगा काइंडली। विंडो लेवल, ये देखो विंडो लेवल बेसिकली होता है, पहले तो हमारे पास बात आती है ना कि एक कितनी रेंज जो है वो हम यूज कर सकते हैं अपने इमेज के अंदर, ठीक है। कितनी ग्रे स्केल जो रेंज है वो हम यूज कर सकते हैं, वो काफी बड़ी सारी रेंज है, ठीक है। वो इतनी बड़ी सारी रेंज है कि हम उसको अपनी आंख से नहीं देख सकते। उसके बाद हमारे पास फिर हम वो चीज सेलेक्ट करते हैं, हम विंडो विड्थ की तरफ आ जाते हैं। विंडो विड्थ बेसिकली क्या है कि सिर्फ वो हमारे पास एक छोटी रेंज है, स्पेसिफाइड रेंज है कि हमने ये कोशिश करनी है कि जो हमारी इमेज के अंदर जो ग्रे स्केल हम यूज करें, जो हमारी इमेज के अंदर जो ग्रे स्केल आना चाहिए वो इसी विंडो विड्थ के अंदर अंदर आना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आएगा, यानी से बढ़ के आएगा, तो वो इमेज हमारे पास व्हाइट नजर आएगी, ठीक है। और अगर इस विंडो विड्थ से कम हमारे पास अगर वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास ब्लैक साइड पे चली जाएगी, हमारे पास ब्लैक इमेज शो करेगा। विंडो लेवल जो है ना बेसिकली वो उसका मिड पॉइंट है, उसका सेंटर पॉइंट है, यानी उससे सेंटर पॉइंट से ऊपर वाली वैल्यूज हमें लाइटर शेड में नजर आएंगी और सेंटर पॉइंट से नीचे वाली वैल्यूज है वो हमें डार्कर शेड में नजर आएंगी, ठीक है। ये इसका विंडो लेवल है। विंडो लेवल बेसिकली हेल्प करता है आपकी इमेज की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है कि आप देखो ना, ये लेवल है ना यहाँ पे, अगर इस लेवल से मतलब ज्यादा वाली वैल्यूज होंगी तो वो हमारे पास जो है वो लाइटर शेड में चली जाएंगी, इमेज हमारी ब्राइट होती जाएगी। अगर इससे नीचे वाली वैल्यूज जो है वो डार्कर शेड में चली जाएंगी, वो इमेज हमारी डार्क होती जाएगी। ये आपकी बेसिकली ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है।
ठीक है। विंडो लेवल बेसिकली मिड पॉइंट होता है आपके विंडो विड्थ का। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नो मैम। क्लियर हो गया सबको? अब ये 3 प्रोसेस अब आप लोगों को आने चाहिए लाजमी, ठीक है, कि आपकी विंडो विड्थ क्या है, विंडो लेवल क्या है, और मतलब ये वाली जो टर्म्स हैं छोटी छोटी, ये तो आप लोगों को आनी चाहिए। इसके अलावा जो मेजर सीटी प्रोसेस हैं आपके डाटा एक्विजिशन, डाटा आपकी जो इमेज रिकंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद आपके जो इमेज डिस्प्ले, ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए अच्छे तरीके से। इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई सवाल जवाब किसी ने करना हो तो? नहीं है मैम कोई क्वेश्चन। थैंक यू। चलो ठीक है, मैं बस आप लोगों की अटेंडेंस देख लूँ एक दफ़ा। मैम मैं और जमीन तो एक साथ बैठे हुए हैं, मेरा मोबाइल पे नेट नहीं था। एक मिनट। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम हमारा सिटी और न्यूक्लियर में क्लैश आ रहा है। हाँ जी, वो मुझे अभी पता चला है, वो हो जाएगा रिजॉल्व ना उसको, क्योंकि अभी अभी सारा मसला हुआ है। मुझे नहीं इस बारे में इन्फॉर्म किया गया था, मुझे तो ये था कि मेरा लेक्चर इसी टाइम पे है, वो अभी अभी चेंज हुआ है शायद, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर मेरे ख्याल है किसी और टाइम पे होगा, वो फिर आप लोगों को जैसे भी होगा इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। चलें ठीक है मैम, क्योंकि आज हम कंफ्यूज थे, हम कभी ये लेक्चर ज्वाइन कर रहे थे, कभी वो लेक्चर ज्वाइन कर रहे थे। अच्छा, तो ये लेक्चर दोनों ले लिया आप लोगों ने अपनी तरफ से? मैम मेजॉरिटी मतलब जो हाफ बच्चे हैं लेक्चर हमने उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया, बड़े हाफ हम ज़हीन है पहले मैम। वहां पर वेट करते रहे थे, सर लेट थे तो फिर हमने सिटी का ज्वाइन कर लिया था। तो इस तरह किस लेक्चर की समझ आई होगी ना, इसकी समझ आई होगी ना, उसकी समझ आई होगी, क्या करते हो ये तो तुम हमने लोग? ऑलमोस्ट पूरा ले लिया ना, लेकिन जो न्यूक्लियर मेडिसिन था वो सर ही लेट आए तो वो ले ही नहीं पाए थे। अच्छा, लेक्चर हुआ ही नहीं सीटी का? अच्छा, उसका वो हाँ जी, वो 4:10 पे स्टार्ट हुआ मैम और वो न्यूक्लियर का पता हुआ है नहीं हो रहा है। लेक्चर, अभी अभी खत्म हुआ है न्यूक्लियर का। मैम इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, मैं भेज दूंगी, आज या कल भेज दूंगी रिकॉर्डिंग भी, और आपको इसका मेल भी नहीं आती है आपकी? मेल अब मुझे जिन जिन बच्चों ने ईमेल किया था कि उनके नाम लिस्ट में नहीं है, मैंने उन सबको ऐड कर लिया था। अगर आप में से किसी का नाम, मैं किया था 2 दिन पहले, मेल की थी आपको। मैंने सबके नाम ऐड कर लिए बेटा, जो जो यस जिनकी मैम, मुझे मुझे ईमेल भी आई नहीं थी। आती आपकी मेल। आपने रिप्लाई किया था ऑलराइट के साथ। हाँ, तो मैंने ऐड कर लिया था ना, मैंने ऐड करने के बाद ही मैंने सबको मैम रिप्लाई आज किए थे मेल कि नहीं मैंने आई कर आपकी। लिए हैं। मैं तो दोबारा चेक कर लेती हूँ, और कुछ कोई और मसला ना हो फिर मैं खैर देख लेती हूँ दोबारा, ठीक है। तो आपस में वैसे कोऑर्डिनेट कर लिया करो। मैम किसी मुझे एक को, भी ऐड नहीं किया आपने उस मेल इसमें, आज फिर आप मेल कौन? नहीं आई थी। मैंने मैम आपको मुझे भी खुद नहीं मेल आई। की थी कि मैम हम मैं ग्रुप काम से नहीं है। ज्वाइन करते हैं। मैं दोबारा एक दफा चेक कर लूंगी, आप ऐसे खुद आपस में भी मुझे भी कोऑर्डिनेट कर ऐड। लिया करो। ओके मैं मैम। इसको भी देख लेती हूँ। मुझे वैसे ना एक एक दफा या तो दोबारा ईमेल कर दो, मैं उसको रीचेक कर लूंगी। वैसे तो मेरी लिस्ट काफी बड़ी हो गई है, उसमें मैंने काफी सारे बच्चे नहीं ऐड किए थे, 25-30 बच्चे थे, ठीक है। ओके मैम। तो चलो सही है, फिर भाग जाओ, अल्लाह हाफिज। मैम 5th सेमेस्टर को रीजनल अल्ट्रासोनोग्राफी आपने पढ़ानी है? नहीं, मैंने सिर्फ यही वाले सब्जेक्ट पढ़ाने जो मैं पढ़ा रही हूँ, एको, MRI और CT, ठीक है। चलो सही है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।